देखिए बच्चों, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कराया था कि अनंत लंबाई के सीधे आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस तार से r दूरी पर हमने ज्ञात कर ली है। दूसरा है अनंत विस्तार की एक समान आवेश समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अनंत विस्तार की एक समान आवेश समतल चादर है हमारे पास। इस तरीके से एक चादर है और चादर कैसी अनंत विस्तार की है, इस तरीके से। और इस चादर पर आवेश धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये चादर है इस तरीके से, ऐसे करके तो बोर्ड पे इस तरीके से मैं रख दी है, ऐसे मान के चलो। ये चादर इस तरीके से, इसकी जो मोटाई है वो बहुत ही कम है, नगण्य है मोटाई। इस तरीके से रखी हुई है और इस चादर से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर, यहाँ पर P है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं कि माना एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर पर धन आवेश है। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्योंकि क्षेत्रफल में इसका आवेश किसमें होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व में। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ लेंगे जहां पर उसके प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक बिंदु पर थीटा और ई दोनों की कैसे होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ क्या परफेक्ट रहेगा, इसके लिए भी बेलन ही परफेक्ट रहेगा। अब देखिए P के सममित एक अन्य बिंदु मानेंगे हम E डैश, इतनी दूरी पर, ये माना है r दूरी पर, यहाँ से इस तरीके से ये r दूरी है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, अगर 2r दूरी होगी तो 2r लंबाई का हम एक बेलन मानेंगे। क्या मानेंगे, बेलन। ये गॉसियन पृष्ठ होगा इस तरीके से, इसके आर पार, इस चादर के आर पार, इस तरीके से। अब देखिए P इसके पृष्ठ पर ही आ गया, यहाँ पर ऐसे ही इसको P डैश मान लेंगे इस तरीके से।
उसके बाद में लिखेंगे इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर ये पी लिया है, पी की सममिति क्या लेते हैं, पी प्राइम लेते हैं, ठीक है। पी की सममिति क्या होगा, पी प्राइम होगा। और फिर कह रहे हैं पी के सममित दूसरी ओर आर दूरी पर पी डैश लेते हैं, इसलिए बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी, बेलन की लंबाई 2r है, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र धन है तो धन से बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखिए ये ऐसे करके यहाँ पर इसके आर पार हमने इस तरीके से बेलन लिया है, तो इस पर आवेश धन आवेश है और इससे आर दूरी पर हमें निकालना है। यहाँ पर पी बिंदु है तो इसी से आर दूरी पर दूसरी ओर पी के सममित एक पी डैश देते हैं और इतनी लंबाई का हम एक बेलन बनाते हैं जो इस चादर के आर पार हो, क्या हो, चादर के आर पार, ऐसे करके इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर ये बढ़ रेखा इस तरीके से होंगी, इसमें इस तरीके से ऐसे करके, तो ऐसी बढ़ रेखा इसमें ऐसे करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर अर्ध क्षेत्रफल लेंगे, इसकी दिशा भी ऐसी हो जाएगी। ये डी एस वेक्टर लिया है, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर लेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ई वेक्टर, और यहाँ पर एक अर्ध क्षेत्रफल लेंगे, इसकी दिशा भी इसी तरफ होगी डी एस वेक्टर। इनके बीच का कोण भी क्या होगा, 0 होगा। ये तो दोनों समतल पृष्ठ हो गए। अब इसके काट भी तो निकालना वक्र पृष्ठ के कारण, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर लेंगे इस तरीके से, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे हो जाएगी डी एस वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी ई वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर। तो इसको हम 3 भागों में निकालेंगे, एक समतल ए, एक समतल ए और एक वक्र तल के लिए। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए लाट लिख रहे हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये मैंने विवरण दिखा लिया इसका। ये 3 भागों में आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको अपनी भाषा में। 2 समतल है और एक वक्र है। 2 समतल के लिए इसके लिए ई वेक्टर डी एस वेक्टर के बीच का कोण 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। और वक्र तल के लिए क्या होगा, वक्र तल के लिए डी एस और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखा नहीं है। अब देख कैसे निकालेंगे, पाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में। ऐसे इंटीग्रेशन वक्र तल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये वाला वक्र तल इसके लिए, ठीक है।
और दो ये समतल है, इन दोनों के लिए जोड़ दें अलग। समतल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस एक दूसरा समतल है समतल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, फाई ई बराबर, अब देखिए ये लिखेंगे हम वक्र तल ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 हो जाएगा ये, क्योंकि वक्र तल के लिए इन दोनों के बीच का कोण कितना 90 अंश है और समतल के लिए दोनों के लिए 0 है, तो ये हो जाएगा ई समतल ई डी एस कॉस 0। ऐसे ये समतल, इसके लिए भी इन दोनों के बीच का कोण कितना है 0, तो कॉस 0। ठीक है, कॉस 90 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये बचेगा समतल ई डी एस कॉस 0 का मान 1 प्लस ये समतल ई डी एस कॉस 0 का मान 1 ई डी एस। ठीक है, फाई ई बराबर, इन दोनों एक जैसे जोड़ जाएं कितने जाए 2 समतल ई डी एस, ई को वहां निकालने, ई की गणना करनी है हमें, तो 2 ई ये बचेगा समतल डी एस। ठीक है, इसको पहले नोट कर लें, आगे कराता हूं। अब देखिए इसको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, उसके बाद में फाई ई बराबर 2e और इसका मान s हो जाएगा, क्या हो जाएगा s, लिख दे रहा हूँ, 2 समतल यानी पूरे समतल का क्षेत्रफल क्या होगा s होगा, क्या होगा s। ठीक है, जैसे ए मानते हैं डी ए का क्या होता है, ए होता है, फिर डी एस का क्या हो जाएगा s हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला स्टेप होता है, जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो आपका संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है उसका कुल आवेश कितना है। ठीक है, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q निकालना है हमें, तो Q बराबर, देखिए हम इसमें सिग्मा मानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए लिखा है, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या सिग्मा है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए सिग्मा यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा, 2 मीटर के लिए कितना होगा 2 सिग्मा होगा, 3 के लिए 3 सिग्मा होगा, ऐसी s के लिए क्या होगा s सिग्मा होगा, क्या होगा s सिग्मा आवेश होगा। 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा आवेश मानते हैं, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, ऐसे s मीटर स्क्वायर में कितना आवेश होगा s सिग्मा, कितना होगा s सिग्मा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये होती है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस बार फाई का मान लिखेंगे, हमने निकाल लिया है 2ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2ES बराबर Q का मान कितना है S सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कट जाएगा, E बराबर निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आ जाएगा।
यही हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके लिए? अनंत विस्तार की एक समान आवेश समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जैसे यही चादर है, मैंने ऐसे करके इस तरीके से रख दी है, ऐसे कर इस तरीके से रखी हुई है, और हमने निकाला कि इससे r दूरी पर ये बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान आया σ/2f/0। इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यार इसकी ये दूरी बढ़ा करके हम यहाँ P बिंदु लें और ये दूरी हम 4r कर दें। क्या करते हैं? 4r। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आएगी जितनी r दूरी पर है। इस पर है r दूरी पर। क्यों आएगी? क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करती है। किसके लिए? अनंत विस्तार की चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि सूत्र में दूरी r कहीं आ ही नहीं रहा है। चाहे यहाँ निकालो, चाहे इसके निकट निकालो, चाहे कितनी भी दूर निकालो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह पर कैसी होती है? समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कैसे होती है? देखिए हमारे पास ये एक बिंदु आवेश है Q। क्या है? एक बिंदु आवेश है प्लस Q। यहाँ पर बलरेखा कैसे होती है? यहाँ पर बलरेखा ऐसे होती है, देखिए जैसे हमने ये बनाया प्लस Q, यहाँ पर बलरेखा ऐसे करके होती है, इस तरीके से ऐसे ढंग से निकलती है, इस तरीके से। बिंदु आवेश के लिए दूरी पर निर्भर करता है। अब देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पर ये क्षेत्रफल लिया और यहाँ पर हमने इस तरीके का ये रिंग बनाई और यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखा है? 1 2 3। अब हमने इतनी ही क्षेत्रफल की दूसरी रिंग हमने इससे दूर बनाई, तो देखिए यहाँ पर बलरेखा केवल एक ही आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में दूरी पर निर्भर करती है। ऐसी में कंडीशन में E बराबर सूत्र होता है 1/4π∗0 Q/r², यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसी कंडीशन में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए जैसे यही है, इस तरीके से हमने बनाया ऐसे करके, और इससे कितनी भी दूरी पर लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आती है। चादर के लिए इस तरीके से आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये अनंत विस्तार की है। तो देखिए धन आवेश है, यहाँ पर ये ऐसे, ये बलरेखा ऐसे, ये बलरेखा सब समान दूरी पर होंगी। अब समान दूरी पर क्यों होंगी? क्योंकि ये धन आवेश है। अब देखिए ये बलरेखा, ये वाली बलरेखा, ये इसको विकर्षित करती है नीचे की तरफ, लेकिन ये वाली बलरेखा इसको ऊपर की तरफ विकर्षित करती है। दोनों से बल समान रखकर तो सीधी निकलती है, इसलिए कैसा बन जाता है? एक समान बन जाता है। अब देखिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एरिया लिया इतना, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर, इससे अधिक दूरी पर गए, इतना एरिया लिया हमने। तो देखिए यहाँ पर कितनी बलरेखा आ रही है? 1 2। इतनी एरिया हमने यहाँ ली और यहाँ पर भी बलरेखा कितनी आ रही है? 1 2। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उतना ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे केस में वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, केवल बिंदु आवेश के लिए दूरी पर निर्भर करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है केवल। इसको मैं डाल दे रहा हूँ, बस इतना समझना है कि जब कोई अनंत विस्तार की चादर हो, इससे r दूरी पर निकाला है या 4r या कितनी भी दूरी पर निकाला है, उस चादर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह पर समान होती है। और क्या होती है? σ/2f/0, ठीक है। इसको मैं डाल दे रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी से संबंधित डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, इसी से पढ़े दो समांतर आवेशित सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये दो समांतर प्लेटें हैं
इस तरीके से ऐसे करके ये पहली प्लेट है और इसी के समांतर ये दूसरी प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ऐसे ही इस पर भी धनावेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए, तो जब ये दोनों, और ये बहुत ही पतली है, कैसी है, बहुत ही पतली है, तो कैसे निकालेंगे कि दो समांतर आवेशित प्लेट या सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें तीन स्थितियां मिलती हैं। एक तो इन दोनों प्लेटों के बाईं ओर, एक बीच में और एक दाईं ओर, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम किस तरफ, बाईं ओर, बाईं ओर। अब देखिए, बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैसे निकालेंगे, E बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये प्लेट एक है, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व मान चलो सिग्मा 1 है, इसका कितना है, सिग्मा 2 है। अब इसके कारण निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी E1 वेक्टर मान ली है और इसकी हमने क्या मान ली है, E2 वेक्टर मान ली है, इसी जगह पर, ठीक है, ये E2 वेक्टर। अब देखिए इन दोनों की माइनस में होंगी क्योंकि एक तरफ आवेश है समान रूप से वितरित है उस तरफ, और इसके विपरीत जाने से माइनस की हो जाएंगे, किसकी हो जाएंगे, माइनस की, और एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका क्या होगा, सूत्र पढ़ाएंगे, एक जो आपकी चादर है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर, या दूरी कितनी भी हो उसका सूत्र था E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0, ठीक है। इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों को जोड़ सकते हैं। अब E बराबर, अब देखिए E1 का मान, ये दोनों इस तरफ है और आवेश उस तरफ है, इस तरीके से आवेश इस तरफ एक समान रूप से वितरित है, एक ही ओर, इस तरफ निकालने तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा 1 मानेंगे क्योंकि 1 के लिए, और ये माइनस का क्योंकि ये भी पीछे की तरफ है, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, ठीक है। उसके बाद में E बराबर, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और 1/2ε0, तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर होते हैं, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 का मान सिग्मा हो, तो ये हो जाएगा E बराबर -1/2ε0 और ये सिग्मा प्लस सिग्मा, E बराबर ये हो जाएगा -2 सिग्मा अपॉन 2ε0, 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर माइनस सिग्मा अपॉन ε0, ये निकल के आ जाएगा इस तरफ आपका बाईं तरफ। अब निकालें हम बीच में, किसमें निकालें, बीच में निकालें तो देखिए इसकी दिशा इस तरफ, ये E1, ठीक है, इसकी दिशा इसके कारण ये ऐसे हो जाएगा, ये E2 वेक्टर इस तरीके से। अब यहाँ निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये ऋणात्मक होगा, ये कैसा होगा, ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे, यानी कि बीच में, किसमें, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E बराबर, तो देखिए ये तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ
क्योंकि इसी तरफ आवेश है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिग्मा 1/2 ये विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा 2/2। अब उसके बाद में यहाँ से E बराबर ये 1/2 कॉमन आएगा, ये बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, ये आ जाएगा। यदि ये दोनों बराबर होते हैं, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 सिग्मा माइनस सिग्मा। सिग्मा माइनस सिग्मा से ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो बीच में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम किस तरफ, अब निकालेंगे हम दाईं ओर। दाईं ओर निकालेंगे तो बेटा ध्यान से देखिए, इसके कार्ड निकालेंगे, पहली प्लेट के कार्ड। तो ये E1 मान लिया हमने, E1 वेक्टर, और ये E2 वेक्टर, दोनों की दिशा सेम है। इस तरफ आवेश है इसका, तो इसकी दिशा भी इस तरफ हो जाएगी, इसकी दिशा भी इस तरफ हो जाएगी। दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक ही दिशा में होने के कारण। ठीक है, तो इसको लिख दे रहे हैं दाईं ओर। दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यानी सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 2/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में इस तरीके से, और दोनों के मान बराबर होंगे क्योंकि दूरी पर, ये दूरी कितनी भी हो तो समान आता है। अब यहाँ से E बराबर ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बचेगा। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा मान लिया है, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 और ये सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा/0। तो ये तो हो गया दोनों समान आवेश। जब एक इसमें धन हो एक ऋण हो, उसको मैं अभी करा रहा हूँ, तो पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई एक पतली सतह है, क्या है, पतली सतह है, उसकी जो मोटाई है वो बहुत ही नगण्य है। कैसी है, नगण्य है, तो उसके एक ओर ही आवेश माना जाएगा। और इस तरीके से ऐसी कंडीशन में जो आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा उससे कुछ दूरी पर, तो वो आएगा सिग्मा/2 यदि उसकी मोटाई अधिक है, इस तरीके से मोटाई है उसकी ऐसे करके, तो उसके दोनों ओर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा ऐसे, धन 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 धन, इस तरीके से दोनों ओर होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ निकाला या यहाँ निकाला, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 क्या आएगी, H0 आएगी। इस तरीके से ये आप ध्यान रखेंगे। और बीच में क्या होगी, बीच में शून्य होगी, क्या होगी, शून्य। ये आप ध्यान रखें। और ये आगे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संधारित्र होता है, उसमें ये सूत्र काम करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है, इसलिए संबंधित था, इसलिए तो इसको आप नोट कर लें। दूसरा मैं एक धन आवेश तो दूसरी ऋण आवेश पेट लूंगा, तो उसके लिए क्या वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा, उसकी भी 3 स्थितियां होंगी, बाईं ओर, बीच में और दाईं ओर, उसको कराऊंगा। पहले इसको नोट कर लें। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये 2 प्लेट हैं, एक प्लेट धन आवेशित है, दूसरी कैसे ऋण आवेशित है, और इसका जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, इसका क्या है, सिग्मा 2 है। इसकी भी 3 स्थितियां होंगी, एक होगा बाईं ओर, एक बीच में और एक दाईं ओर। जब हम बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी निकल के आएगी, ये निकाल लेंगे। तो देखिए, इस प्लेट के कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से ऐसे आएगी। ठीक है, तो हमने ये मान लिए E1, क्या मान लिए, E1। ठीक है, इसके कार्ड निकालेंगे तो ये ऐसे करके ये आएगी, इस तरफ हो जाएगी ये E2 वेक्टर, क्योंकि
ये किस तरफ होगी, ऋण की तरफ होती है, और रेखा की दिशा किस तरफ होती है, ऋण की तरफ। ठीक है, अब ये दोनों विपरीत होंगी, कैसे होंगी, विपरीत होंगी। तो विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। अब देखिए जब ई निकालेंगे तो ई बराबर, तो ये लिखेंगे पहले एक एक कार्ड फिर दूसरे का कार्ड लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये इस तरफ है, तो इस तरफ होने के कार्ड ये क्या हो जाएगा, इसका होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिग्मा 2/2 क्योंकि एक ही सतह कार्ड निकाल रहे हैं तो इसलिए 2 आएगा इसमें। और जब इसके कार्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के सिग्मा 1/2। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, आवेश इस तरफ है इसमें। ठीक है भाई, इसमें सीधा समझना है कि बाईं ओर की दिशा होगी वो पॉजिटिव होगी, दाईं ओर की होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ऐसे वाले केस में। तो यहाँ से ई बराबर निकालेंगे तो 1/2 कॉमन आएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। यदि दोनों बराबर होते हैं, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा होता है तो ई बराबर 1/2 ये सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। यानी ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान होगा शून्य। ठीक है, अब निकालेंगे हम बीच में, किसमें निकालेंगे, बीच में निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी E1 वेक्टर की। ठीक है, और इसकी दिशा इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर तो इसकी दिशा ऋणात्मक ऋण की तरफ होगी, ये E2 वेक्टर की, और दोनों एक ही दिशा में हैं और किस तरफ है, दाईं ओर, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यानी कि हम निकालेंगे बीच में, किसमें, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता E बराबर, यानी कि 1 के लिए निकालेंगे तो सिग्मा 1/2 और ए की दिशा में जुड़ जाएंगे प्लस सिग्मा 2/2 और यहाँ से E बराबर ये कॉमन आ जाएगा 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यदि ये दोनों बराबर होते हैं, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है तो E बराबर हो जाएगा 1/2 सिग्मा प्लस सिग्मा। ई बराबर ये हो जाएगा 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर ये हो जाएगा सिग्मा/0। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बीच में। अब निकालना है हमें कहाँ पर, यहाँ निकालना है, किस तरफ, दाईं ओर निकालना है। तो देखिए इसके लिए यहाँ दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा इसको कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखें प्लेट ए के कारण, तो प्लेट ए के कारण ये इस तरफ होगा E1 वेक्टर और प्लेट 2 के कारण ये इस तरफ होगा E2 वेक्टर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये किस तरफ है, बाईं ओर है, ये किस तरफ है, दाईं ओर की दिशा इसकी, दाईं ओर दिशा में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव। तो निकालेंगे तो E बराबर, तो एक के लिए निकालेंगे तो ये इस तरफ है तो पॉजिटिव आएगा, यानी सिग्मा 1/2 और ये माइनस हो जाएगा उस तरफ है, ये सिग्मा 2/2। ठीक है, यहाँ से कॉमन आएगा 1/2 क्या बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि दोनों बराबर होते हैं तो यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है तो E बराबर हो जाएगा 1/2 और सिग्मा माइनस सिग्मा ये शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, शून्य। तो ऐसी कंडीशन में एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो बीच में केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो ये होती है, और दोनों के साइड में बाईं तरफ और दाईं तरफ क्या होती है, शून्य होती है। अगर दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग आवेश से दोनों क्या होती है, सतह होती है जब के लिए। ठीक है, और समान की होगी तो समान के लिए बीच में शून्य होगा और साइड में क्या होगा, सिग्मा/0। वो मैंने पहले आपको करा दिया है, इसको नोट करना अच्छे तरीके से समझना है, बहुत इंपोर्टेंट है।
देखिए बच्चों, अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक गोला है और उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है इस तरीके से उसके पृष्ठ पर, और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने इस गोले के बारे में लिखा है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित यानी कि आवेशित पतला गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके भी तीन स्थितियां होंगी, एक तो होगा गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर, एक गोले के अंदर। तो पहली स्थिति में निकाल रहे हैं हम गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए गोलीय कोश के बाहर कैसे, गोले के केंद्र से और आर दूरी पर, यहाँ पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको मैं डाल दे रहा हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, गॉस के अनुप्रयोग में एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि जो ई और थीटा इनकी क्या होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। तो ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो हमने क्या किया कि जो ये गोलीय कोश है उसके संकेंद्रीय स्मॉल आर त्रिज्या का एक हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं इस तरीके से, जो P से होकर के जाता है इस तरीके से। ये गॉसियन पृष्ठ है और इसमें समरूपता मिलेगी इसकी ई और थीटा की, प्रत्येक जगह पर ई और थीटा समान कोण बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके गॉसियन पृष्ठ पर, इस गॉसियन पृष्ठ को अल्पांशों में बांट लेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में। ये एक अल्पांश हमने ये मान लिया P पर, और इस तरीके से, और ये हो गया DA वेक्टर या DS वेक्टर, ये इस तरीके से, यहाँ पर ये P है। इसकी दिशा कहाँ होगी, ये गोला है, गोले की दिशा उसके पृष्ठ के बाहर होगी इस तरीके से बाहर। और ये धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, ये ई वेक्टर। इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, बीच का कोण होगा 0 अंश, क्या होगा 0 अंश। ठीक है, अब इस अल्प अवयव दे रखा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत जो आपका फ्लक्स है उसकी गणना कर लेंगे। यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब इस पूरे गोलीय कोश के कारण वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी जो अल्पांश, ये अल्प अवयव के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आया उसी का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पूरे गोलीय कोश अर्थात गॉसियन पृष्ठ के कारण क्या आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स की गणना हो जाएगी। तो पहले हम इसके बारे में लिख ले रहे हैं कि हमने क्या माना है। तो देखिए, माना गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r जो है वो इसकी त्रिज्या से बड़ा है गोलीय कोश की से। ठीक है, लिख दिया है स्मॉल r, गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं
इसके लिए देखिए, इसके लिए एक गोलीय कोश के समकेंद्रीय स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, आगे देखिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो बिंदु P है, यानी बिंदु P गॉसियन पृष्ठ पर होगा। ठीक है, ये हमने दिया है गॉसियन पृष्ठ, तो बिंदु P कहाँ होगा, इस गॉसियन पृष्ठ पर होगा। अब क्या करेंगे, जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्या लेते हैं, dA, यानी बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर dA और E वेक्टर की दिशा एक ही ओर, तो बीच का कोण क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी E वेक्टर व dA वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण क्या होगा बेटा, शून्य होगा। अब देखिए, हम निकालेंगे, यानी कि अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैध फ्लक्स, dA से गुजरने वाला वैध फ्लक्स यानी कि d फाई ई क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, d फाई ई बराबर E dA cos थीटा, तो cos 0, दोनों के बीच का कोण कितना, 0, तो d फाई ई कितना आ जाएगा, E dA। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि इसको हम पाई लिखेंगे, अब रोज इंटीग्रेशन s या a लिख देंगे, a माना है तो a, और ये हो जाएगा E dA। ठीक है, इसको नोट कर लें, आगे कराता हूँ। अब देखिए, इसको मैं डाल दे रहा हूँ मैं,
इससे। अब देखिए फाई ई बराबर ये हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस डी ए। अब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, क्यों एस डी ए का मान होगा, यानी कि जो आपका गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, इसमें आ रहा है तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लिख दे रहा हूं गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए क्षेत्रफल दिया था हमने। तो ये पाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करना होता है हमें, फिर हमें गॉस की प्रमेय लगानी होती है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखेंगे पाई की जगह पर बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये उसी तरह होगा जिस तरह बिंदु आवेश होता है, ठीक है। यदि इस गोलीय कोश का जो पृष्ठीय घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा है, क्या है सिग्मा, लिख दे रहा हूं मैं। यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा है, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, आपका बनेगा Q बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो A है वो A क्या है, देखिए सिग्मा क्या है, यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो ये ए क्यू अपॉन ए सूत्र होता है, इसका क्या होता है डी क्यू अपॉन डी ए या क्यू अपॉन ए। तो ये ए है, तो ये ए इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल है, किसका है, इस वाले गोलीय कोश का। तो यहाँ पर क्यू का मान निकालेंगे तो बेटा क्यू का मान आएगा क्यू बराबर ये हो जाएगा सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए का मान होगा क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या होगा ये कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि आर तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया है ये किसका है, गोलीय कोश का है, किसका है, जो आपका गोला दिया है कैपिटल आर त्रिज्या का उसका क्षेत्रफल है, उसकी उसका क्षेत्रफल है, त्रिज्या कितनी है उसकी कैपिटल आर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये जो आपका क्यू का मान है इस क्यू के मान को इसमें रख देंगे, ये बना दे रहा हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट बाई इक्वेशन इसमें फर्स्ट में। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ई बराबर बचेगा तुम्हारा ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे कराता हूँ। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी गोलीय कोश के बाहर, अब दूसरी होगी कहाँ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, कहाँ पर होगी, यहाँ कहीं पृष्ठ पर निकालेंगे, मान चलो हम निकालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो कैसे निकल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए पहले इसको डाल दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो देखिए यहाँ पर सेम वही कंडीशन लगेगी, ये पृष्ठ तो हो रहा है, यहाँ पर ये वेक्टर की दिशा, इसी तरफ वेक्टर की दिशा, बीच का कोण 0 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, बस अंतर इतना आएगा कि आपका स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिखा जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या तो वही रहेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी, आर रहेगी। तो आप क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे उसी डेरिवेशन में। ठीक है, तो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये सूत्र निकाला था, ध्यान रख देंगे 1/4πε0 Q/कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और एक वो निकाला है तो वहाँ लिख देंगे, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से। एक हो जाएगी E बराबर, ये हो जाएगी σ/ε0, और ये कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पर करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा σ/ε0, ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब निकालें कहाँ पर, जो आपका गोलीय कोश है उसके अंदर निकालेंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो देखिए अंदर कैसे निकालेंगे, तीसरी कंडीशन है गोलीय कोश के अंदर। तो देखिए अंदर कैसे निकालेंगे कि यही गोलीय कोश है और इसके अंदर कहीं पर भी यहाँ पर ये बिंदु मान लो P डैश, क्या है P डैश, और इसकी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान ली हमने R डैश, कितनी है स्मॉल R डैश। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश केवल गोलीय कोश का जो गिरकर गोलीय कोश के पृष्ठ पर अंदर कोई आवेश नहीं होगा, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य, क्योंकि गोलीय कोश के पृष्ठों पर ही आवेश होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था वही मैंने लिख दिया है, गोलीय कोश के केंद्र O से R डैश, यानी R डैश का मान कैपिटल R से छोटा है, ये अंदर है। ठीक है, ये वाला दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय पृष्ठ के संकेंद्रीय R डैश त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आवेश इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर गोलीय कोश पर वितरित है, अंदर गॉसियन पृष्ठ द्वारा गिरा गया आवेश क्या होगा, शून्य होगा, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसी को लेते हैं E बराबर, केवल आपको यहाँ पर जो कैपिटल R दे रखा है इस जगह पर आपको R डैश लिखना है, और आवेश का मान क्या रखना है, शून्य लिखना है, 1/4πε0 P की जगह पर शून्य अपॉन R डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बड़ा सवाल दे देगा वो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि उसकी त्रिज्या ये है, ये गोलीय कोश की उस पर आगे कितना वितरित है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा रखना, हमको पता है। तो गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पार्ट की थ्योरी मैंने आपको खत्म करा दी, यहाँ पर ये थ्योरी खत्म होती है। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इस पार्ट में जो कुछ भी कराया उसको अच्छे तरीके से समझने, आज कराया और पिछली वीडियो में कराया उसको अच्छे तरीके से समझने, आपने कॉपियों में लिखा होगा, जब भी आप न्यूमेरिकलों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, कल से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा।